नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है एंजाइम्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थेराप्टिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स का थेराप्टिक इम्पॉर्टेंस किस तरीके से है, एंजाइम्स का यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे, थेराप्टिक इम्पॉर्टेंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम्स ये एक ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है हमारी बॉडी में हो गई या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म जब होता है तो वहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है। तो उन केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कौन करते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है केमिकल रिएक्शंस में। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट है एंजाइम्स मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। तो ये एंजाइम्स ही है जिनकी वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स मस्ट होते हैं। एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्यों हो रहा है? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। तो एनर्जी के लिए वहाँ पर एंजाइम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अगर एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगी, और कंप्लीट ही नहीं होगी मेटाबॉलिज्म तो हमें एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। और विदाउट एनर्जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती है और वहाँ पर एंजाइम्स की ज़रूरत होती ही है। तो इसीलिए एंजाइम्स ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिनकी वजह से हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई है। Enzymes regulate rate of physiological process, hence defect in enzyme function can cause disease। जैसे मैंने अभी बताया, अगर एंजाइम्स ही नहीं होंगे तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। तो एंजाइम्स जो है वो रेगुलेट करते हैं जो भी प्रोसेस है हमारे बॉडी में, जितनी भी प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको ये रेगुलेट करते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में कोई भी एंजाइम अगर कम हो या फिर किसी एंजाइम में प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट हो, तो उस कंडीशन में हमें डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। मतलब हमारी बॉडी में उस एंजाइम की कमी होने की वजह से हमें कोई भी डिसीज़ कंडीशन हो सकती है या फिर हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट अराइज होता है। तो इसीलिए एंजाइम्स का नॉर्मल होना ये बहुत ही ज़रूरी है। एंजाइम्स का हमारी बॉडी में रहना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी नॉर्मल अमाउंट में। कोई डिफेक्टिव एंजाइम नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफेक्टिव हुआ तो उसकी वजह से हमें डिसीज़ कंडीशंस देखने पड़ सकते हैं, हमें कोई भी डिसीज़ कंडीशन अराइज हो सकती है। सम एंजाइम्स आर यूज एज अ ड्रग। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिन की तरह, ड्रग की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एस्पेराजिनेज इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। तो ट्यूमर्स मतलब जो कैंसर होते हैं, ट्यूमर्स मतलब ट्यूमर्स तो कैंसर में ही आते हैं ना। जब ट्यूमर आता है तो हम क्या बोलते हैं? कैंसर हुआ है। तो ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में ये एस्पेराजिनेज, ये जो एंजाइम है, ये एक टाइप का एंजाइम है, ये ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग की तरह ये यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है सम एंजाइम्स आर यूज एज बायोसेंसर्स। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि बायोसेंसर्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। एड्स डिटेक्शन इन्वॉल्व यूज़ ऑफ एंजाइम डिपेंडेंट एलिजा टेक्निक। तो ये जो एड्स है, एड्स के बारे में आपको पता होगा। एड्स ये एक डिसीज़ कंडीशन है। तो इसके डिटेक्शन के लिए अगली पर्सन में ये डिटेक्ट करना है कि एड्स है कि नहीं, तो उसके लिए एक एंजाइम डिपेंडेंट टेक्निक होती है, एंजाइम डिपेंडेंट एलिजा टेक्निक। ये जो एलिजा नाम दिया गया है, ये जो एलिजा नाम है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू एड्स है कि नहीं किसी पर्सन में ये डिटेक्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट है फॉर नॉर्मल हेल्थ ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन मस्ट ऑकर इन द बॉडी एट एप्रोप्रिएट रेट।
अगर नॉर्मल हेल्थ चाहिए है, नॉर्मल हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, ऑल एंजाइमेटिक रिएक्शन मस्ट ऑकर इन द बॉडी एट अप्रोप्रिएट रेट। तो जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, वो ऑकर होने ही चाहिए इन द बॉडी एट अप्रोप्रिएट रेट। तो मतलब जितना नॉर्मल रेट होता है, उस नॉर्मल रेट में ये सारी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होनी ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हम नॉर्मल है करके, हमारी हेल्थ नॉर्मल है करके। देन नेक्स्ट है, एनी अल्टरेशन इन इंट्रासेलुलर पीएच कैन डिस्टर्ब रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। तो हमने पीएच के बारे में देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वहाँ पर हमने पीएच के बारे में देखा, पीएच भी एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एनी अल्टरेशन इन इंट्रासेलुलर पीएच। इंट्रासेलुलर पीएच मतलब जो हमारे सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है, उसका पीएच अगर चेंज हो गया, उसका पीएच अगर अल्टर हो गया, तो उसकी वजह से जो रेट है एंजाइमेटिक रिएक्शंस का वो चेंज हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसकी वजह से फिर हमें किसी डिसीज़ कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन अल्टर इन फीवर। तो फीवर से कैसे अल्टर हो रहा है, हमने टेम्परेचर ये एक फैक्टर देखा जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। हमने नॉर्मल रेंज देखी थी 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और में क्या होता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बढ़ जाता है फीवर में। जब हमें बुखार आता है तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और एंजाइम कितने टेम्परेचर पर एक्टिव रह सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा टेम्परेचर इससे बढ़ रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है, जो कि फीवर में होता ही है, फीवर में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, अल्टर हो जाती है जब हमें फीवर होता है। देन नेक्स्ट है, सम पॉइजन वर्क बाय अबोलिशिंग इसेंशियल एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो कुछ पॉइजन्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू, जो इसेंशियल एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स हो गए, इनके थेराप्टिक इम्पोर्टेंस हो गए। देन नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम का फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंजाइम्स का क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। Many drugs mediate their action by inhibiting certain एंजाइम्स। तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि उनकी एक्शन दिखाते हैं। कैसे एक्शन दिखाते हैं, इनहिबिटिंग सर्टन एंजाइम्स। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करके बहुत सारे ड्रग्स जो है वो उनकी एक्शन दिखाते हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। कैसे, एंजाइम्स की एक्टिविटी कम करके, एंजाइम्स को इनहिबिट करके। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया गया है, सल्फानिलामाइड सिलेक्टिवली किल्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फोलिक एसिड सिंथेटेज। तो फोलिक एसिड सिंथेटेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सल्फानिलामाइड, ये हमारी मेडिसिन है, ये एक ड्रग है जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करके जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, उसको किल कर देता है। तो इस तरीके से ये ड्रग उसकी एक्शन दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग है जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करके उनकी एक्शन दिखाते हैं। देन नेक्स्ट है, एंजाइम देमसेल्फ कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। खुद जो है डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा, वही सेम एग्जांपल यहाँ पर हमें दिया गया है, एस्पराजिनेस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, ये एक कंडीशन है, कैंसर एक डिसीज है जिसको ट्रीट करने के लिए एस्पराजिनेस ये यूज़ किया जाता है, ये एक एंजाइम है। देन नेक्स्ट है, सम एंजाइम्स आर यूज इन बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक साथ बहुत सारा ड्रग बल्क अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करना हो, तो वहाँ पर भी एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल, पेनिसिलिन साइक्लेज इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6 अमाइनो पेलिसिनिक एसिड
फ्रॉम पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन जी से जो पेनिसिलिन एसाइक्लेज है वो यूज़ किया जाता है। इसके लिए 6 अमाइनो पेनिसिलियानिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिन एसाइक्लेज ये भी एक एंजाइम है। तो इस तरीके से एंजाइम्स के यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, या फिर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस हम जिसको बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ एंजाइम्स। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे एंजाइम्स किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या फिर कौन कौन से यूज़ होते हैं एंजाइम्स के। तो यहाँ पर हमें एंजाइम्स दिया गया है और यहाँ पर हमें एप्लीकेशंस दिए गए हैं, मतलब जहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम है अमाइनो एसाइक्लेज। तो अमाइनो एसाइक्लेज कहाँ पर यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ एल अमाइनो एसिड। तो एल अमाइनो एसिड अगर प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए अमाइनो एसाइक्लेज ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है ग्लूकोज आइसोमरेज। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रुक्टोज सिरप। अगर हाई फ्रुक्टोज सिरप प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज आइसोमरेज। देन नेक्स्ट है एएमपी डी एमिनेज। ये भी एक एंजाइम है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ आइसोसाइनिक एसिड। तो आइसोसाइनिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ये एंजाइम यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है अमाइलेज, जो कि यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है पैपेन, जो कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस, मतलब प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम्स के यूज़ हो गए। देन नेक्स्ट है सम एंजाइम्स आर यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे एंजाइम जो कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम मार्कर एंजाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से मार्कर एंजाइम्स है करके। सबसे पहला है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जो कि हेपेटाइटिस, इस कंडीशन को डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है क्रिएटिनिन काइनेज, जो कि इन्फेक्शन इन कार्डियक मसल्स। तो अगर हमारे कार्डियक मसल्स में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये एंजाइम्स यूज़ किया जाता है। कौन सा, क्रिएटिनिन काइनेज। तो इस तरीके से कुछ मार्कर एंजाइम्स होते हैं। देन नेक्स्ट है एंजाइम्स आर यूज एज क्लिनजिंग एजेंट इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री। तो जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री होती है, जो कि डिटर्जेंट पाउडर बनाती है, वहाँ पर एंजाइम्स को एज अ क्लिनजिंग एजेंट करके भी यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग एंजाइम्स हैव फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। तो कुछ एंजाइम्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनका फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर हमें दिया गया है। तो सबसे पहला है एस्पेराजिनेज एज अ थेराप्टिक फॉर लिम्फेटिक कैंसर। तो हमने 2 बार देखा यहाँ पर एस्पेराजिनेज ये ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो लिम्फेटिक कैंसर होता है वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है फाइसिन, जो कि एज अ डाइजेस्टिव एड करके यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज ये एज अ एंटीकोआगुलेंट करके यूज़ किया जाता है। ये एक एंजाइम है जो कि एंटीकोआगुलेंट करके यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट है बीटा लैक्टोमेज, जो कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी। अगर किसी को पेनिसिलिन की एलर्जी है तो उस कंडीशन में बीटा लैक्टोमेज ये एंजाइम दिया जाता है उस पेशेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।